हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वो सवाल जो यूपीएससी प्रीलिम्स के साल 2003 और 2004 में आए थे। पहला सवाल है, डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेप्टर्स और डायरेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, किसी भी कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो पैसा लोन में लेकर के आए या तो वो पैसा वो शेयर होल्डर को शेयर इशू करके लेके आए। तो अगर उससे वो पैसा लोन में लेना है तो क्या करेगा? वो बॉन्ड इशू करेगा। मान लेते हैं कोई कंपनी है फ्लिपकार्ट को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसको 100 करोड़ रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ी। वो क्या करेगा? और इस 100 करोड़ को जुगाड़ने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसे वो लोन में लेकर के आए या तो उसका वो शेयर इशू कर दे। मान लेते हैं फ्लिपकार्ट के जो ऑनर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं उसके, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग 80 करोड़ रुपया लोन में लेकर के आएंगे और 20 करोड़ रुपया शेयर इशू करके लाएंगे। तो क्या करेंगे? वो 80 करोड़ रुपए का जो डिबेंचर है वो इशू करेंगे। उन्होंने 80 करोड़ का डिबेंचर इशू किया। आपको और मुझे, मेरे पास और आपके पास कुछ फालतू पैसा बचा है। आपके पास है 10 करोड़ रुपया, मेरे पास है 2 करोड़ रुपया। तो हम लोगों जैसे कई सारे और लोग होंगे जिन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आपको इस कंपनी में भरोसा है, आप इस कंपनी के जो बॉन्ड है वो खरीदेंगे। तो जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो जो फ्लिपकार्ट है वो आपको बस एक कागज़ की पर्ची देगा, इसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड। आप जो पैसे देंगे उसके बदले वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा। ये जो ब्याज होती है वो फिक्स्ड होती है। तो चूंकि आपने कंपनी को पैसे प्रोवाइड किए हैं, आपने उसको क्रेडिट प्रोवाइड किया है, इसलिए जो डिवेंचर होल्डर हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। और जो लोग 20 करोड़ रुपए जो शेयर में उन लोगों ने इशू किया, फ्लिपकार्ट वालों ने, जो लोग ये 20 करोड़ रुपए का शेयर खरीदेंगे वो लोग शेयर होल्डर कहलाएंगे। अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे, अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आप क्रेडिटर कहलाएंगे। आंसर है मेरा बी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो कंपनी वाला आपको बस एक कागज़ की पर्ची देगा। मतलब कि आपने जो पैसे दिए हैं 10 करोड़ और 2 करोड़ रुपए, उसके बदले फ्लिपकार्ट आपको कोई एसेट नहीं देगा, आपके पास कुछ गिरवी नहीं रखेगा। तो आप उसको पैसे कैसे दे सकते हैं? इतना रुपया आप उसको पैसे देंगे उस कंपनी के क्रेडिट वर्थनेस के आधार पर। मतलब कि वो कंपनी आपके पैसे लौटाने लायक है कि नहीं, उसकी अवस्था पैसे लौटाने लायक है कि नहीं, ये ध्यान में रख करके आप उसे पैसे देंगे। आप उस इशूअर के जो कंपनी ये डिबेंचर इशू कर रही है उसका आप रेपुटेशन देखेंगे कि भाई वो कंपनी की औकात सही है कि नहीं, उसकी अवस्था सही है कि नहीं। अगर इस कंपनी की हालत अच्छी नहीं होगी, अगर ये बैंकरप्सी के कगार पर होगा तो आप इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, आप उसके बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेंगे। तो देखिए, अगर इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा? इसका बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहेगा। मान लेते हैं कि अगर इस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी तो लोग इसके बॉन्ड खरीदना चाहेंगे, है ना? वो आपको देगा 5% ब्याज। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो आपको मिला 5% ब्याज। मान लेते हैं कि एक और कंपनी है स्नैपडील, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो उसका कोई बॉन्ड नहीं खरीदना चाहेगा। जिसकी रेपुटेशन अच्छी है वो आपको दे रहा है 5% ब्याज, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है वो आपको ज़्यादा ब्याज देगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके बॉन्ड नहीं खरीदना चाह रहे हैं, वो अपनी बॉन्ड लोगों को बेचने के लिए वो ज़्यादा ब्याज ऑफर करेगा। तो दोस्तों ये होता है डिबेंचर। आंसर हुआ मेरा बी। मैंने यहाँ पर डिबेंचर के कुछ और प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगी। आप जो वीडियो है उसको रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधा अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों, चूंकि अगला सवाल टैक्सेशन पर है इसलिए आपसे एक सवाल करता हूं। आपको यह बताना है कि जीएसटी अभी न्यूज़ में है। आप ये बताइए कि जीएसटी काउंसिल ये किस तरह की बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कि ये सरकार द्वारा बनाई गई है? क्या ये किसी कानून के द्वारा बनाई गई है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये संविधान के द्वारा बनाया गया है? ये किस तरह की बॉडी है आपको बताना है। 1, 2 एंड 3। दूसरा सवाल, आपको ये बताना है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का आपको ये बताना है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया स्टाम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। तो इसका आंसर है नाइदर 1 and 2। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, दिस ड्यूटी इज लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कह दिया लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो गलत हो गया। मैंने यहाँ पर ए काट दिया।
दूसरा देखिए, दिस इज लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट लिख दिया था, अगर यहाँ पर स्टेट होता ना तो सही होता। मैंने एक 1 काटा और 2 भी काटा, मेरा आंसर आ गया डी। अच्छा बताइए कि इसको लेवी कैसे करता है यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो 91 का जो यूनियन लिस्ट है, 7th शेड्यूल का जो लिस्ट 1 है उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट। इसकी एंट्री 91, ये देखिए ये है यूनियन लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल का लिस्ट 1 है। इसके अंतर्गत 100 आइटम्स लिखे हुए हैं। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, कौन कौन से लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है उसको बोलते हैं लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट को बोलते हैं लिस्ट 2 और जो कंकरेंट लिस्ट है उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट 3। यहाँ पर सारे आइटम्स 1 2 3 4 5 6 यहाँ 25 26 आगे तक लिखा हुआ है। हमें ध्यान में देना है कि 91th एंट्री कौन सी है, 91 नंबर की एंट्री कौन सी है। देखिए 91 नंबर पर है रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, प्रॉक्सीज एंड रिसिप्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसको कौन लेवी करता है? उसको लेवी करता है यूनियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 91 एंट्री के अंतर्गत यूनियन सरकार को ये पावर दी गई है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, प्रॉक्सीज एंड रिसिप्ट, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएगा और इसको लेवी करेगा यूनियन गवर्नमेंट और इसको कलेक्ट करेगा और अप्रोप्रिएट करेगा जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट के एंट्री 63 के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है। देखो यह है स्टेट लिस्ट, इसमें 61 आइटम है। इनिशियली इसमें 66 आइटम थे, कुछ आइटम स्टेट लिस्ट में से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब हम आते हैं अपने नंबर पे, कौन सा नंबर था? यहाँ 63 नंबर है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द लिस्ट 1। लिस्ट 1 को छोड़ करके जो भी डॉक्यूमेंट है, कोई जो भी सब्जेक्ट है उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए। यहाँ पर जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख दिया ना, यहाँ पर लिख दिया इसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस वजह से हमारा आंसर हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं। Which among the following states has highest population density as per census 2001? इस साल 2003 और 2014 में सेंसस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर वो जो क्वेश्चन थे वो सेंसस 2001 पर आए थे। अभी हम लोग सेंसस 2011 पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और इस साल 2017 में तो और भी चांसेस गिर गए, मगर जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग 2011 वाले सेंसस के आधार पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे हाई पॉपुलेशन किस राज्य की है? केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अगर आप 2001 के आधार पर चलें तो जो वेस्ट बंगाल था उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, 904 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। फिर केरला था 819 पर, उससे कम था मध्य प्रदेश 196 पर, उससे कम था उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा किसका था? सबसे ज़्यादा था वेस्ट बंगाल का इनमें से। अगर आप सेंसस 2011 के आधार पर चलें तो देखिए यहाँ पर सेंसस 2011 मैंने यहाँ पर एंट्री कर रखी है, इसका सबसे ज़्यादा है बिहार का 1102 इतना व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। वेस्ट बंगाल का उससे कम है, इसका है 1030 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। इससे कम किसी और का नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा तो वैसे तो दिल्ली का है क्योंकि इसका 11,297 है, मगर ये स्टेट नहीं है। यहाँ पर सीधा आपसे स्टेट पूछा था। देखिए विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स, आपको वर्ड का ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यूटी पूछता तो आपका आंसर कुछ और होता। यहाँ पर पूछ रहा है राज्य। दिल्ली का है 11,297, चंडीगढ़ का है 9,252, पौंडीचेरी का है 2,598 और दमन दीव का कितना है? इसका है 2,169 और 2013 है इसका लक्षद्वीप का। बिहार का है 1102, वेस्ट बंगाल का है 1030। देखिए बिहार और वेस्ट बंगाल से सबका कम है, इसको मैंने अरेंज कर दिया है, पहले ही शॉर्ट कर दिया है। तो अगर आप इस पर आ जाएंगे तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, कितना है? 1103 था ना, और जो वेस्ट बंगाल है कितना है इसका? 1030। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ये सब डाटा जल्दी आपको याद नहीं रहेगा, बार बार सुनने से ही आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। अब हम देखते हैं अगला सवाल।
अच्छा, अब आप ये बताइए कि भारत में किस राज्य की, किस स्टेट की पॉपुलेशन, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, किस राज्य की? यह है तीसरा क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन को पहले दे चुका हूँ। चौथा सवाल आपके पास ये है कि बताइए कि इंडिया में सेक्स रेशियो क्या है? इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है, मतलब कि पर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 1010, 980, 840 और 940। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ये चौथा सवाल था। आपको बताना है सेक्स रेशियो इंडिया में क्या है। यह है फोर्थ क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? ध्यान दीजिएगा, फीमेल लिटरेसी रेट पूछा गया है। तो अगर हम तो देखिए, ये है सेंसस 2001 के आधार पर, ये तो अब ऑब्सोलीट हो गया है, हमें ध्यान देना है सेंसस 2011 के आधार पर। तो सेंसस 2011 के अनुसार भारत में लिटरेसी रेट कितनी है? ये है 74.04%। भारत में हर 100 में से 74.04 व्यक्ति साक्षर है। जो मेल लिटरेसी है वो कितनी है? मेल लिटरेसी है 82.14% और जो फीमेल लिटरेसी है वो कितनी है? ये कम है दोस्तों, 65.46% फीमेल ही लिटरेट है। ध्यान दीजिए, मेल की लिटरेसी रेट, मेल में साक्षरता दर ज़्यादा है और फीमेल में साक्षरता दर मेल से कम है, 65.46% ही है। अगर आपको राज्य के बारे में पूछा जाए कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था, तो आपका क्या कहना है? केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, 93.91%। ये है जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद आता है मिजोरम का नंबर जो है 91.5%, 58% जो व्यक्ति हैं वो साक्षर है मिजोरम में। अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरी में क्या रेट है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 92.28%। कहाँ है? लक्षद्वीप में है। ये है यूनियन टेरिटरी का, ये है स्टेट्स का। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था फीमेल लिटरेसी रेट। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई पूछे कि किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो क्या बताना है आपको? यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में। कितना है? 96.11%। स्टेट में कौन सा है? केरला, 96.02%। ये है मेल लिटरेसी हाईएस्ट। अगर कोई पूछे फीमेल लिटरेसी कितनी है, तो आपको बताना है फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा है केरला में 91.98% और सबसे ज़्यादा है यहाँ, उसके बाद आता है मिजोरम 89.40%। पूछ क्या रहा था? फीमेल लिटरेसी रेट। क्या आंसर है अब है केरला। किसके आधार पर? जनगणना 2011 के आधार पर। मेरा आंसर है केरला। इसका आंसर तो कुछ और होगा जो हमसे मतलब नहीं है। अब हम अपने आंसर मारेंगे केरला। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ कमेटी पे, कुछ रिपोर्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। 2004 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर इन द ईयर 2002? उनका कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था? आंसर है बी। चूंकि रिपोर्ट पुरानी हो गई इसलिए मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगा। आंसर है बी, इंक्रीज इन द एक्सटेंशन लिमिट ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ 1.2 लाख फॉर विडोज। ये उनका रिकमेंडेशन नहीं था। बाकी उनका रिकमेंडेशन था डायरेक्ट टैक्स पे, जो उन्होंने जो कमेटी बनी थी ये इनके चेयरमैन पे बनी थी, और बाकी जो है ए, सी और डी इनका रिकमेंडेशन था। दोस्तों, हमें तैयार करना है रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार कर जाना है आपको 7th पे कमीशन का तैयार कर जाना है, और जो 14th फाइनेंस कमीशन है इस पे शायद क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मगर फिर भी आप इसको देख करके जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। अभी FRBM एक्ट पर एक कमेटी का रिपोर्ट आई थी जो NK सिंह इनके चेयरमैनशिप में बनी थी। इन्होंने अभी भी रिपोर्ट दी है, हाल फिलहाल में रिपोर्ट दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट को आप देख कर जाइएगा दोस्तों। इस पर सवाल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, प्रीलिम्स है 18 जून को, तो आपको जो मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने का जो करंट अफेयर है दोस्तों, बहुत अच्छे से करके जाना है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स के एक महीना पहले छोड़ करके जो महीना आता है उसमें आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको आप ध्यान से करके जाइएगा। बाकी भी करना है आपको, मगर इसको आपको ज़्यादा ध्यान देकर जाना है। इस कमेटी को आप पूरा कर लीजिएगा। इसका आंसर है बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एज पर सेंसस 1991
वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरेटरी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। दोस्तों ये 2001 ही नहीं, ये और पीछे चला गया, उन्होंने 1991 वाले सेंसस से जो सवाल है वो पूछ लिया। मगर दोस्तों आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप केवल 2011 वाला सेंसस ही देखकर जाइए, 2001 वाला देखकर जाने में फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट का रेशियो बहुत ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यूपीएससी भी अब पहले से काफ़ी सुधर गई है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ऑप्शन क्या है, पूछ क्या रहा है, फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरेटरी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपसे यूनियन टेरेटरी पूछा है और उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, किस यूनियन टेरेटरी का है, आपको ये बताना है। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी एंड दिल्ली। अब हम देखेंगे इसके आधार पर, मैंने क्या बताया था दोस्तों, अगर आप यूनियन टेरेटरी देखें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, लक्षद्वीप में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, कितनी है, 92.28%। और अगर आपसे पूछे कि मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, यूनियन टेरेटरी अगर पूछे तो, और अगर स्टेट पूछे तो केरला। इसको मैंने पिछले देखा था पिछले स्लाइड में। तो अगर मेरा आंसर होता लक्षद्वीप तो मैं मारता आराम से यहाँ पे ई ऑप्शन, लक्षद्वीप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2003 और 4 वाले प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आए थे सेंसस के आधार पर। काफ़ी सारे क्वेश्चन ठीक थे मगर कुछ क्वेश्चन काफ़ी बेकार थे। जैसे कि देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर 2000 सेंसस, द टू स्टेट विद द लो सेक्स रेशियो आर हरियाणा एंड पंजाब। उस समय के लिए ये ध्यान देने लायक था, अभी ध्यान देने लायक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे और जो काम के सवाल है वो देखेंगे। ये सवाल अच्छा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज अ प्रोक्योरमेंट टारगेट रादर देन एन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। क्या दोस्तों सही है क्या? अगला स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज ओनली फॉर सीरियल्स। सही है क्या? केवल अनाजों के लिए नहीं दोस्तों, काफ़ी और चीज़ों के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। तो मैंने काट दिया दो ऑप्शन। पहला मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने स्किप किया। आगे देखते हैं। दूसरा गलत है तो मैंने ए काटा और बी काटा। मुझे कब क्या पता चला, सी सही है या डी सही है। अब चूंकि सी डी दोनों में 3-3 है, इसका मतलब 3 तो सही होगा ही होगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक सिस्टम व्हीट एंड राइस आर इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये सही है, वैसे भी सही मुझे दिख रहा था। अब मुझे चेक करना है कि फर्स्ट सही है या नहीं। दोस्तों उस समय ये सही होता मगर अभी ये गलत है। अब हम लोग प्रोक्योरमेंट टारगेट पर डिपेंड नहीं रहते, अब हम ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है, मार्केट प्राइस मतलब कि मान लेते हैं किसी किसान ने 20 मन, एक मन में होता है 40 किलो, 20 मन उसने अनाज उपजाया। मार्केट में चावल की जो दाम है वो है 10 रुपये किलो और एमएसपी सरकार ने कर रखी है, मान लेते हैं कि सरकार ने 12 रुपये किलो कर रखी है एमएसपी। तो देखिए, अगर वो किसान मार्केट में जाएगा तो उसे कितना मिलेगा, 10 रुपये किलो मिलेगा। अगर ये किसान सरकार के पास जाएगा तो कितना मिलेगा, 12 रुपये पर केजी मिलेगा। तो सरकार अब ओपन एंडेड पॉलिसी फॉलो करती है, मतलब कि जितने किसान आए उतने किसानों का हम अनाज प्रोक्योर कर लेंगे, हम टारगेट पर नहीं रखेंगे। मतलब कि टारगेट का मतलब ये होता था कि हम 2 क्विंटल अनाज इतना अनाज प्रोक्योर करने के बाद हम अनाज प्रोक्योर नहीं करेंगे, बाकी किसान अब जहाँ जाना चाहे जाएं। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों, अब ओपन एंडेड पॉलिसी होती है, जो जितना किसान लेकर के आएगा सरकार उतना खरीद लेगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो हम मारेंगे यहाँ पर डी, 3 ओनली। एमएसपी क्या होती है दोस्तों? एमएसपी इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट विल परचेज फार्मर्स क्रॉप। किसानों का जो अनाज है वो जो सरकार है वो खरीद लेगी इस दाम पर, एमएसपी पर। ये क्यों अनाउंस किया जाता है? ये अनाउंस इसलिए किया जाता है ताकि जो किसान है उनको पता चले कि उनका जो अनाज है उनका मिनिमम रेट कितना मिलेगा। मिनिमम रेट क्यों दोस्तों? देखिए, अगर मार्केट प्राइस हाई है तो किसान के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मार्केट में जाए बेचने या तो वो सरकार को दे दे। अब चूंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, जो किसान है वो जाएंगे मार्केट में, है ना, जो सरकार है उनको प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा। मगर अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो जो किसान है वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे सरकार के पास। सरकार उनका अनाज, उनका जो क्रॉप है वो प्रोक्योर कर लेगी। सो एमएसपी इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट इंश्योर्स टू फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस। जो उपज हो रही है ये गारंटेड है कि आपको इतने से कम दाम पर नहीं बिकेगी। दोस्तों सरकार एमएसपी अनाउंस करती है
अलग अलग फसलों के लिए, रबी के लिए भी और खरीफ के लिए भी। अभी अगर आप देखें तो इन फसलों के लिए ये अनाउंस किया जाता है, खरीफ के लिए भी, रबी के लिए भी, और जो अदर क्रॉप हैं उनके लिए भी, जैसे कि जूट है, शुगर केन है, अरहर, मूंग, उड़द। तो देखिए दोस्तों, अभी दलहन बहुत काफ़ी न्यूज़ में था, तो अगर आए कि दलहन के लिए अनाउंस की जाती है क्या, तो बोलना है आपको हाँ, मूंग के लिए अनाउंस की जाती है, उड़द भी दाल है इसके लिए भी अनाउंस की जाती है, अरहर, तूर ये भी दाल है इसके लिए भी एमएसपी अनाउंस करी जाती है। दोस्तों एमएसपी कैसे फिक्स होती है मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, आप और भूल गए हैं तो इसको पढ़ लीजिए। दोस्तों कई सारे बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर 1 और 3 दोनों मिलेगा। तो देखिए पहले ये प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट में था, मतलब अब ये ओपन एंडेड हो गया है। अगर आपसे कोई दोस्त आपका कोई अगर बहस करे तो आप उसे ये लिंक दिखा सकते हैं। ये जो है वो FCI का लिंक है। देखिए fci.gov.in, इसमें साफ लिखा गया है कि प्रोक्योरमेंट एट MSP इज ओपन एंडेड। आई means whatever food grains are offered by the farmer within the stipulated procurement period and which conforms to the quality specification prescribed by government of India are purchased at MSP। जितना भी अनाज फार्मर के द्वारा ऑफर किया जाएगा वो सारा परचेज कर लिया जाएगा एट MSP। तो ये आपके पास गवर्नमेंट डाटा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। दोस्तों आंसर मेरा क्या है, आंसर मेरा है डी। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स। हमारे यहाँ ऑयल सीड्स की इतनी उपज नहीं होती, इसलिए हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। बिकॉज फार्मर्स प्रीफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स विथ हाईली रेम्यूनेटिव सपोर्ट प्राइजेस। इसकी जो MSP होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए जो किसान है वो फूड ग्रेन उपजाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑयल सीड नहीं उपजाते। कारण है क्या, जी हाँ ये सही कारण है। जो अनाज है उस पर MSP ज़्यादा होती है, इसलिए वो फूड ग्रेन उपजाना पसंद करते हैं, ऑयल सीड पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगला देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सही है क्या, जी हाँ सही है। जो ज़मीन अच्छी नहीं होती, जो रेनफॉल पे डिपेंड होती है सिंचाई के लिए, मतलब जो जहाँ पर मोटर वगैरह नहीं लगा हुआ है, वो बस बारिश के लिए, वो बस बारिश पर डिपेंडेंट है, उन्हीं पर ज़्यादातर ऑयल सीड्स उपजाई जाती है। तो दूसरा भी सही है। मुझे पता है कि 1 सही है, 2 सही है। अब मैं जाकर एलिमिनेट करूँगा। मैंने देखा 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, यहाँ सी में 1 2 नहीं है, मुझे ये काटना पड़ गया। अब देखिए, ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्री ऑरिजिन एंड राइस ब्रान हैव रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। जी हाँ ये भी कारण सही है। अगर आपको नहीं पता तो इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं। इट इज़ फॉर चीपर टू इम्पोर्ट ऑयल सीड देन टू कल्टिवेट द ऑयल सीड क्रॉप। नहीं, ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, एब्सर्ड स्टेटमेंट है। मैंने 4 काट दिया, मैंने 4 काटा तो क्या हुआ, डी कट गया। मुझे चुनना है अब ए और बी के बीच में। दोस्तों अब आप फंस गए, आपको 3 चुनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि 3 सही है। इनको अभी तक ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, इनसे अभी तक तेल नहीं निकाला गया है हमारे यहाँ कमर्शियल स्केल पे। तो मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया बी। 1 2 और 3। अगर आपको 3 पता नहीं भी होता तो आपके पास ए और बी में लगाना था दोस्तों, आपको लगा करके आना है। अगर आप 2 एलिमिनेट कर चुके हैं दोस्तों तो आपको 2 पर छोड़ करके नहीं आना है दोस्तों, आपको मैक्सिमाइज करना है अपना अटैम्प्ट। क्यों, क्योंकि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। आप नहीं करेंगे, दूसरे लोग करेंगे, वो लोग निकल जाएंगे, हम लोग रह जाएंगे। आंसर है बी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन और गंदे गंदे मिले। पहला सवाल असर्शन रीजन है, इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर। ये देखना है रीजन क्या है। अबाउट 97% ऑफ इंडियाज डिमांड फॉर नेचुरल रबर इज मेट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये देख लीजिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उस समय 2003 में कुछ और थी, अभी कुछ और होगी। मेरे हिसाब से ये जापान होना चाहिए। इसका आंसर आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हम लोग इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर इन द इंडस्ट्री। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि 2016 में लिबरलाइजेशन का 25 साल पूरा हो गया दोस्तों। आपको प्रीलिम्स पे और अभी जो आगे वाला मेंस आने वाला है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने उसमें डिस्कस किया था कि 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं वो कैसी थी। तो मैंने बताया था उसमें कि काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखे गए थे और उनको केवल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है केवल वही उसको प्रोड्यूस कर सकते थे। तो एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इस जो
ये जो लिस्ट थी जिसमें ये जो लिस्ट लिखी हुई थी ऑब्जेक्ट की, जिसे केवल स्मॉल सेक्टर ही कर सकते थे, उसको एबॉलिश करने की रिकमेंडेशन दी गई थी। वो कमेटी कौन सी थी? वो कमेटी थी अबिद हुसैन कमेटी। इस कमेटी ने कहा था कि रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर अ स्मॉल स्केल सेक्टर, इसको आप एबॉलिश कीजिए। आंसर है ए। भैया क्यों एबॉलिश कीजिए, क्या कारण है? जैसे कि मान लेते हैं छोटी छोटी जो एक इंडस्ट्री है चूड़ी, मान लेते हैं कि चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री हमने रिजर्व कर दी स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, तो फ़ायदा क्या होगा? केवल यही लोग चूड़ी बना पाएंगे। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे इनको compete नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई बड़ी कंपनी, मान लेते हैं रिलायंस ने चूड़ी बनाने का जो कारखाना है वो खोल लिया, तो जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी से compete तो नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो बड़े स्केल पर निर्माण कर रही है चीज़ों का, उसका जो लागत होगा पर यूनिट वो कम होगा। अगर इसको एक डब्बा चूड़ी बनाने का खर्च आता है 10 रुपया, तो वही डब्बा चूड़ी बनाने का खर्च इसको आएगा 13 रुपया। तो देखिए इसकी लागत ही ज़्यादा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहा है। चाइना का माल सस्ता क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है, उसकी लागत पर यूनिट कम आती है, इसलिए चाइनीज़ माल सस्ता मिलता है। हाँ, जो क्वालिटी है वो तो ख़राब होती ही है, मगर आप उसी क्वालिटी का माल अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे और अगर आप स्मॉल स्केल पर करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो ये फ़ायदा था, मगर जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इसको हमें बचाना था, इसलिए मैंने इसको रिजर्व कर दिया था वो लिस्ट। मगर नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, इनकी जो कंपनी छोटी छोटी हैं, इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होती थी, इनके पास एक्सपेंड करने का रिसोर्स नहीं होता था, इनके पास नई नई मशीनें ही नहीं होती थी। तो चूंकि इनके लिए मैंने रिजर्व तो किया, मगर ये लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, तो जो मार्केट है वहाँ पर इन सब चीज़ों का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, उन चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, इसलिए जो दाम है वो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से और भी कई सारे कारण थे दोस्तों। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को एबॉलिश करने की रिकमेंडेशन दी थी अबिद हुसैन कमेटी ने। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि प्री 1991 एरा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कैसी थी दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं और उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं दोबारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 26 जनवरी 1950। बहुत शुभ दिन था ये दोस्तों, क्यों है आप हमें बताइए। द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या सही है दोस्तों? दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को, और जो बोरोइंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का वो हैंडल किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा नहीं दोस्तों। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये भी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही पड़ता है, मगर आंसर ये है। तो मेरा पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। मेरा आंसर क्या आया? आंसर आया डी। ध्यान दीजिए दोस्तों, आरबीआई पहला बैंक था इंडिया में जिसको नेशनलाइज किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। आपको एक सवाल का जवाब देना है। बताइए दोस्तों कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है? और एसबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? दोस्तों इन दोनों सवाल का जवाब हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। They are fantastically diverse. They speak hundreds of languages and dialects. They comprise scores of ethnic groups. They include highly industrialized economics. Highly industrialized economics. Up and coming economies. They span half the surface of Earth and are home to 2/5 of world population. The group of country referred to here belongs to SAPTA, APEC, EC, CIS. दोस्तों ये इतनी सारी बातें कही गई हैं आपको एपेक के बारे में। अगला सवाल, द इमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड सच एज नाफ्टा, आसियान एंड द लाइक आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज constrictions in the free trade across the world, promote free trade on the lines led on by WTO, promote transfer of technology between member countries, promote trade in agriculture commodities between countries and the north and south. नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर. तो दोस्तों इसका जो ये जो रीजनल ग्रुप्स हैं, आसियान, शार्क वगैरह कुछ ग्रुप्स हैं, इनका मकसद क्या होता है? देखिए कुछ इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं. यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो इकोनॉमिक ग्रुप है उसके बारे में. तो बताइए क्या उनका काम फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है? नहीं, उसका काम फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है. आंसर है बी.
प्रमोट फ्री ट्रेड ऑन द लाइन्स लेड डाउन बाय WTO। WTO जो है वो रूल्स बनाता है ट्रेड से रिलेटेड। आंसर है बी। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विथ अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, he is able to live in full comforts with a given level of income, he can fulfill his needs without consumption of certain items, he is able to locate new sources of income। क्या है दोस्तों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो आदमी इक्विलिब्रियम में होगा if the satisfaction derived from each commodity is equal to each other, he is able to fulfill his needs with the given level of income। आंसर है ए। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो NCERT है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, और इसके साथ ही एक इकोनॉमिक्स है 11th की, शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से है, ये तीनों NCERT आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ये तीनों बेसिक है दोस्तों। इनको पढ़ने के बाद ही आप रमेश सिंह को हाथ लगाइएगा। रमेश सिंह अच्छी किताब है, संजीव वर्मा भी अच्छी किताब है, ये पहले होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो किताब पसंद है वो किताब पढ़िए। और दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर हो सके तो जो वर्ड बाय वर्ड है वो पढ़िए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वाली। अगर संभव नहीं हो पा रहा तो जो समरी है विजन की या और अच्छी अच्छी जो कोचिंग है उनकी समरी आती है दोस्तों, वो आप पढ़ सकते हैं। मगर मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि इकोनॉमिक जो सर्वे है जो ओरिजिनल वाली है, जो गवर्नमेंट जो इश्यू करती है वही वाली आप पढ़िए, कोई समरी वमरी मत पढ़िए। देखिए दोस्तों जो समरी होती है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हटा दी जाती हैं उसको कंसोलिडेट करने के चक्कर में। तो आपको जो ओरिजिनल सर्वे है वही पढ़ना चाहिए। अगला सवाल, द रफ आउटलाइन मैप गिवन हियर शोज सेंटर्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री लेबल्ड 1 2 3 4। आपको बताना है कि ये जो रीजन है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये रीजन कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, कटनी, तिरुनेलवेली, सिक्का, चुरुक। तो जैसा कि आप इसके नाम से पता कर सकते थे कि जो तिरुनेलवेली है ये साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, तो आप 4 को मैच कर सकते थे बी से। तो अगर मैंने 4 को मैच कर दिया बी से तो क्या बचा मेरे पास, मैंने सी काट दिया, मैंने डी काट दिया, क्योंकि ए और बी में 4 4 है। अब मैच करना है मुझे, कटनी कहाँ पर है, सिक्का कहाँ पर है और चुरुक कहाँ पर है, मुझे पता करना है। सिक्का है दोस्तों गुजरात में, तो सिक्का हो गया मेरा गुजरात। गुजरात कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात यहाँ पर है, तो मैंने एक मैच कर दिया ये सिक्का से, 1 हो गया। सी, मैंने 1 मैच कर दिया सी से, तो देखिए 1 यहाँ पर मैच कर रहा है सी से केवल बी ऑप्शन में, तो मेरा आंसर हो गया बी। मैंने ए काट दिया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप नाम से एलिमिनेट करते हैं तो आप 2 काट सकते थे, आप पे 2 बचता। अगर आपको 2 इनको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहा तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था। आंसर है बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल हाउसिंग बैंक, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, वाज सेट अप एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। सही है क्या? जी हाँ सही है ये दोस्तों। अगला, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। ये भी सही है दोस्तों। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ बोथ 1 and 2। यहाँ पर मैंने नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेटअप ऑन 9 जुलाई 1988 अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1887 एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर मैंने साफ मेंशन कर दिया है, मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर मैंने कुछ बातें और लिखी हैं, इसका काम क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने सब यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इसका मुझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बस इसको रीडिंग मार दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो सिडबी है उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सिडबी वाज सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली एज होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ IDBI। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मेरा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन जो 2003 और 2004 प्रीलिम्स में आए थे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।